Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो अगेन एक एमसीक्यू सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यू कौन से रहेंगे, इमेज बेस्ड रहेंगे और प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, अपना पैटर्न यही फॉलो रहेगा। और साथ में अपन कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी देखेंगे जो एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आपको, जैसे नया आपको अकॉर्डिंग टू एम्स के अंदर जो भी नोटिफिकेशन है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। लाइक प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, या फिर नर्सिंग एज ए नर्स आप क्या करोगे, इस प्रकार के एमसीक्यूज भी हम सोल्व करेंगे। इसी के साथ ही हमने टेस्ट सीरीज एक नई लॉन्च की है। लाइक जैसे अभी अराउंड 15 डेज के अकॉर्डिंग बचे हुए हैं दिन, तो इन डेज के अंदर हमने क्या किया, 10 मॉडल पेपर्स हमने बनाए हैं, जिनके अंदर आपको सीक्वेंस बेस्ड सिनेरियो बेस्ड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। वहाँ पे प्री नोट सेट पैटर्न का रहेगा। ठीक है, एज ए नोट सेट पैटर्न हमने वो टेस्ट सीरीज बनाई है। तो जो भी स्टूडेंट बाय करना देखें तो एक बार ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, एकदम अफोर्डेबल प्राइस रखी है हमने उसकी भी। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन बिना किसी देरी के। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, आइडेंटिफाई द इमेज। आपको ये इमेज के अंदर आपको क्या दिखाया गया है, इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। कौन सी नीडल है ये? ठीक है, टोही नीडल, क्विंक्स नीडल, वाइट कैट्स नीडल, या फिर इंट्रावेनियस 20 गोज का कैनुला है ये। ठीक है, क्या है इस इमेज के अंदर जो आपको बताया गया है? तो अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो है, ये कौन सी नीडल है? हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये कौन सी नीडल है, टोही नीडल। ठीक है, अब ये नीडल काम कहाँ आती है? तो एमसीक्यू ये भी बनता है कि इसका यूज क्या है। तो यूज इन एपिड्यूरल एनास्थेसिया। ठीक है, एपिड्यूरल एनास्थेसिया के अंदर काम में ली जाने वाली नीडल का क्या नाम है? टोही नीडल। अब इस नीडल को काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका जो आगे का पार्ट रहता है ये कैसा रहता है, ब्लंट रहता है। ठीक है, अब ब्लंट रहने का भी एक रीज़न है, ब्लंट रहता है, साथ साथ में कैसा रहता है, कर्व्ड। ठीक है, ब्लंट और कर्व्ड रहने से क्या होगा, ये क्या करेगा, पुश करेगा। किससे पुश करेगा? ये ड्यूरा को। ठीक है, ये क्या करेगा, ड्यूरामीटर है उसको क्या करेगा, अंदर की साइड में पुश करेगा ताकि वो इंजरी ना हो उसके अंदर। ठीक है, टू फॉर प्रिवेंट पेनिट्रेशन। ठीक है, इसे पेनिट्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या है कि आगे से ब्लंट सरफेस रहती है, और ये काम किस में आती है, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया के अंदर। अब देखिए इस निडल के अंदर आपको ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, आप जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हो तो इसके बीच बीच में थोड़े इस प्रकार से ब्लैक डॉट आपको देखने को मिलता है। तो अब जो ये आपको देखो इमेज, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ सीक्वेंस के हिसाब से दिया होगा, तो इनका जो बीच का सीक्वेंस रहता है वो कितना रहता है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एवरी 1 सेंटीमीटर पे क्या रहता है, ब्लैक डॉट रहता है, ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई अभी हमने नीडल को इतना इंसर्ट कर दिया है। क्योंकि ऑप्टिमम टाइम, ऑप्टिमम डिस्टेंस रहती है कि इतनी दूरी तक ही हमें नीडल को इंसर्ट करना चाहिए। तो उसके ध्यान में रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का यहाँ पे बनाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, क्विंक्स नीडल और व्हाइट के नीडल। अब इन दोनों है, ये दोनों ही नीडल। ठीक है, अब इनमें क्या है कि इनके जो टिप रहते हैं यहाँ पे डिफरेंस मिलता है। इनकी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। अच्छा, उनकी इमेज देखने से पहले आप ये देख लीजिए, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया लगाते हैं तो क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये क्या है, अपने टोही नीडल है जो अभी हमने देखी थी। ठीक है, ये अपन क्या करते हैं, अंदर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद में सबसे पहले इनसे अपन क्या करते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं, लोकल एनेस्थेसिया प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, सिरिंज है, इसके अंदर अपन क्या रखते हैं, एयर। ठीक है, एयर लगाते हैं इसके पीछे, यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई ये कौन सी स्पेस के अंदर गया हुआ है। ठीक है, एयर के अपन जब एयर पुश करते हैं तो अपने को वो प्रेशर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये देखते हैं। ठीक है, और बाकी अपने जो ये एनेस्थेसिया देने के लिए अपने पास में ये है, लाइक जो भी अपने को इंजेक्शन वगैरह से एनेस्थेसिया देना होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए आपको ये वायर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस वायर को अपन क्या करते हैं, इसके अंदर से इंसर्ट करके अपने जो कोड रहता है, ठीक है, ड्यूरामीटर के बाहर अपन क्या करते हैं, इसको सिचुएट करते हैं, और ये जो पॉइंट है यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसके अंदर इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से अपन क्या करते हैं, इंजेक्शन को यहाँ पे
शुरू करते हैं। ठीक है, इंजेक्शन कौन सा देते हैं यहाँ पे अपन, रोपिन। ठीक है, रोपिन, रोपिन नाम से जो इंजेक्शन आता है उसको अपन यहाँ पे क्या डाइल्यूशन करके उसको अपन एज ए एनेस्थेटिकली अपन एजेंट के हिसाब से काम में ले सकते हैं। तो ये इसका पार्ट है यहाँ पे एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट्स वहाँ चाहिए होंगे। तो अब देखिए, अब जो आप इमेज देख रहे हो ये कौन सी इमेज है, क्विंस नीडल। ठीक है, अब इसका जो टिप है वो आपको किस प्रकार देखने को मिलेगा, इन दोनों के टिप्स के जैसे। ठीक है, इसे हमने क्या दिया, कोनिका किंग, इसे हमने दिया कोनिका स्प्रेट। ठीक है, ये क्या है, क्विकर नीडल। अब देखिए टोही नीडल तो आगे से कैसी थी, ब्लंट थी। ठीक है, ये जो नीडल है आगे से कैसी दिख रही है आपको, थोड़ी ब्लंट दिख रही है, जबकि व्हाइट के नीडल एंड जो क्विंक नीडल है ये दोनों ही किस प्रकार की है, आगे से शार्प है। ठीक है, इससे भी आप इनका दोनों का डिफरेंस कर सकते हो। नीचे एक है स्प्रोट नीडल भी और है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, फॉर 30 kg एडल्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइज ऑफ लैरिंजियल मास्क एयरवे इज। ठीक है, एडल्ट कौन कितने वेट का है, 30 kg का वेट का कोई एडल्ट है, उसके लिए आपको कौन सा मास्क का आपको एयरवे पूछा है, लैरिंजियल मास्क का। ठीक है, क्या साइज रहेगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट साइज, ये क्या है आपका लैरिंजियल मास्क एयरवे, 2.5, 3, 4 या 5। तो अगर 30 kg एडल्ट का पर्सन है तो उसके थर्ड नंबर का अपन क्या करते हैं, लेरिंजियल मास्क एयरवे को अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट साइज यही रहती है। अब हम बात कर लेते हैं अगर पेशेंट जो है वो क्या है, नियोनेट है या फिर न्यूबॉर्न है, अब या फिर लेस देन 5 kg है। अब इसके लिए अपन क्या डायमीटर काम में लेते हैं, 1। नेक्स्ट इन्फेंट है एंड 5 to 10 kg है, इसके लिए 1.5 इंच। इसके बाद में चिल्ड्रन 10 to 20 kg, इसके लिए डायमीटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चिल्ड्रन, अगर उसका वेट कितना हो 20 और 30 के बीच में, इसके लिए अपन कितना काम में लेते हैं, 2.5। अगर स्मॉल एडल्ट है उसका वेट कितना हो 30 to 50 kg, तो हम कितना लेते हैं, थर्ड नंबर का। अपने से यही पूछा गया कि 30 kg एडल्ट है तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट लेरेंजियल मास्क एयरवे की साइज क्या रहेगी, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब देखिए 50 to 70 kg का कोई पर्सन है उसके लिए कौन क्या नंबर का रहेगा, 4 नंबर लेरेंजियल मास्क। नेक्स्ट लार्ज एडल्ट, ठीक है, अगर एडल्ट क्या है लार्ज है तो 5 नंबर या फिर मोर देन 70 kg। तो इस प्रकार से आपको जो है लेरेंजियल मास्क एयरवे का अगर आपको पूछे तो करेक्ट करके आना एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आइडेंटिफाई द कलर कोडिंग ऑफ वॉल माउंट ऑक्सीजन गैस पाइप। ठीक है, वॉल माउंटेड ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन सप्लाई प्रेजेंट इन द क्लिनिकल सेटिंग। आप जब क्लिनिकल सेटिंग में काम कर रहे होंगे या फिर आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है पाइप के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन, वैक्यूम्स वगैरह, मेडिकल एयर वगैरह ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, पहले ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करते हैं, आज भी करते हैं, बट आजकल ज़्यादा थोड़ा एडवांस हो गए हैं तो ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाते हैं। तो अगर ऑक्सीजन पाइपलाइन का आपको पूछा है क्वेश्चन के अंदर तो इसका क्या कलर रहेगा, वाइट कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक विथ वाइट शोल्डर या फिर येलो कलर।
ठीक है, ऑक्सीजन की पाइपलाइन के बारे में आपसे एमसीक्यू पूछा गया है, तो क्या अपना रहेगा करेक्ट आंसर? तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन होगी वो किस प्रकार की होती है? वाइट कलर की। आपको देखो ऑप्शन नंबर सी के अंदर बताया गया है ब्लैक विथ वाइट शोल्डर। तो ब्लैक विथ वाइट शोल्डर किसका है? ऑक्सीजन सिलेंडर का। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्या वन बाय वन बता देता हूँ सारी सारी जो गैसेस के बारे में। तो देखिए ऑक्सीजन के अगर आपसे एमसीक्यू पूछा गया है, पहले भी पूछा था, आगे भी पूछ सकते हैं पाइपलाइंस के बारे में। तो ऑक्सीजन का जो कलर रहेगा, ठीक है, पाइपलाइन के बारे में बता रहा हूँ मैं, ना कि सिलेंडर के बारे में, तो ध्यान में रखना। ऑक्सीजन का कलर कैसा होगा? वाइट। इसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड का कलर कैसा रहेगा? लाइट ब्लू। इसके बाद में मेडिकल एयर, मेडिकल एयर का कलर कैसा रहता है? या तो ब्लैक या फिर वाइट। ठीक है, दोनों में से आपको ऑप्शंस के अंदर एक चीज देखने को मिलेगी, या तो ब्लैक मिलेगा मेडिकल एयर के लिए या फिर वाइट मिलेगा। नेक्स्ट, और आउट ऑफ इंडिया जो है वो क्या रहता है? येलो कलर। आउट ऑफ इंडिया येलो कलर रहता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सक्शन के लिए। इंडिया में जो है सक्शन के लिए क्या रहता है? येलो कलर। ठीक है, आपको जब सक्शनिंग करने को आपको पूछेंगे तो आपको येलो कलर की पाइपलाइन के अंदर आपको सक्शन मशीन आपको जोड़नी होगी या फिर सक्शन कैथेटर को वहाँ लगाना होगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसी होती है? ब्लैक। इसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये कैसी होती है? ग्रे। इसके बाद में हीलियम, हीलियम कैसी होती है? ब्राउन। इसके बाद में साइक्लोप्रोपेन, ये कैसी रहती है? ऑरेंज। ठीक है, तो ये कुछ कलर कोड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आजकल देखो, पहले आपको सिलेंडर्स के बारे में पूछते थे, आजकल थोड़ा अपडेट हो गया है, तो आजकल पूछते हैं गैस की पाइपलाइंस के बारे में। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। आपको जो इमेज दिख रही है कौन सी इमेज है? क्या कहते हैं इसको? मिलर्स लेरिंगोस्कोप, मैकिंटोश लेरिंगोस्कोप, मैगिल्स लेरिंगोस्कोप, या फिर बोथ ए एंड सी। क्या होगा अपने इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर? तो आपको जो इमेज यहाँ पे दिखाई गई है ये किसकी है? ये है मिलर्स लेरिंगोस्कोप की। ठीक है, मिलर्स की जो लेरिंगोस्कोप की, देखो ये क्या है? हैंडल है लेरिंगोस्कोप का, और ये क्या होती है? ब्लेड होती है। यहाँ पे क्या है? टॉर्च जैसा अपने लगा रहता है पॉइंट। ठीक है, इसको हम बल्ब बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे कौन किस कैसा दिख रहा है आपको? देखो एक होता है स्ट्रेट और एक होता है कर्व्ड। ठीक है, स्ट्रेट एंड कर्व्ड लेरिंगोस्कोप आता है। ये कौन सा स्कोप है? स्ट्रेट लेरिंगोस्कोप। ये इसे हम क्या कहते हैं? मिलर्स लेरिंगोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपको इमेज दिख रही है लेरिंगोस्कोप्स की, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैकिंटोश ब्लेड्स। इसे हम क्या कहते हैं? मिलर ब्लेड। ठीक है, ये जो ब्लेड आगे का, यही एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हीं से एमसीक्यू बनता है, इन दोनों ब्लेड से। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है नीचे वाली कौन सी है? मिलर ब्लेड। ऊपर वाला कौन सा है? मैकिंटोश ब्लेड। ठीक है, पीडियाट्रिक एज के अंदर मोस्ट कॉमन इसी का मिलर को हम काम में लेते हैं पीडियाट्रिक के अंदर। ठीक है, बाकी ये जो आपके सामने स्कोप दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? मैगिल्स मैगिल्स लेरिंगोस्कोप। इसे हम क्या कहते हैं? मैगिल्स लेरिंगोस्कोप। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, आइडेंटिफाई द इमेज यूज्ड टू सिक्योर द बाउंड एज शोन इन गिवन इमेज। ठीक है, आपको जो यहाँ पे इमेज दिखाई गई है इसके अंदर क्या किया गया है? वुंड को यहाँ पे क्या किया गया है? सिक्योर किया गया है, लाइक अटैच अलाइनमेंट में लाया गया है। तो ये किसके द्वारा लाया गया है? इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टेरिस्टिप, एबेगेल, सॉफ्ट रोल बैंडेज, या फिर सर्जिकल स्टेपलर पिन। क्या कहते हैं इसको?
तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है, टेरिस स्ट्रिप्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि ये जो इमेज आपको दिखाई गई है, ये इसके अंदर यहाँ पे वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, टेरिस स्ट्रिप। ये कब काम आता है, जब वाउंड कैसा रहता है, छोटा रहता है या फिर केवल लेसरेटेड रहता है। ठीक है, डीप कट के अंदर इसे काम में नहीं लेते हैं, बस सुपरफिशियली कट रहता है, उसको यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सुचर्स वगैरह नहीं लगा के आजकल इसको अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपको जो दिखाया गया है ये क्या है, एबेगेल। क्या है इसके अंदर, आता क्या है, एब्जॉर्बेबल गेलेटिन स्पंज आते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब अपन ये स्क्रबिंग करते हैं तो क्या करते हैं, अपन बिटाडिन के अंदर स्पंज डालते हैं, उसका अपन क्या करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं। ठीक है, पेशेंट के यहाँ पे ऊपर इस स्पंज को यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, वो तो हो गया अपना, मैं आपको बस स्पंज के बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, वो अलग प्रोसीजर है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ स्पंज होते हैं, उसके अंदर क्या रहता है, एबेगेल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेबल गेलेटिन। यहाँ पे क्या रहता है, स्पंजेस रहते हैं। ये क्या काम आते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट और स्टॉप एक्टिव ब्लीडिंग। ठीक है, अपने जो सुपरफिशियली कट वगैरह लग जाते हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग आने लग जाती है, तो इस एबेगेल स्पंज को वहाँ पे छोड़ दो, तो ये क्या करेंगे, उसके अंदर यहाँ पे शॉक हो जाएंगे। शॉक करने के बाद में उसको क्या करेंगे, ब्लीडिंग को वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और ये पहले से स्टेरिलाइज होके आते हैं, तो इनको रीस्टेरिलाइज करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, गामा स्टेरिलाइजेशन किया जाता है इनको। क्या स्टेरिलाइजेशन करते हैं इनको, गामा स्टेरिलाइजेशन। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको इमेज दिखाई गई है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट रोल्स। ठीक है, सॉफ्ट रोल्स है ये। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज वगैरह होती है, या फिर ऑर्थोपेडिक्स के अंदर अपन क्या करते हैं, कास्ट एप्लीकेशन करते हैं। कास्ट कौन सा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, पीओपी के नीचे अपन क्या लगाते हैं, सबसे पहले पेशेंट को जो है वो सॉफ्ट रोल से अपन क्या करते हैं, कंप्लीट अपन बैंडेजिंग कर देते हैं सॉफ्ट रोल की, ताकि एक तो ये क्या कर देगा, जो भी इंसिजन साइट है या फिर जो भी उसका जो चोट लगी हुई है, वहाँ से जो भी एक्सुडेट निकलता है, फ्लूइड निकला है, एक तो उसको क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा एज ए क्वेश्चन की तरफ, एज ए यहाँ पे स्वेट रेसिस्टिंग की तरह ये काम करेगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बीच में अपन लगाते हैं, लाइक बॉडी पार्ट्स और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बीच में से हम लगाते हैं, ताकि जो है जो क्वेश्चन की तरह ये तकिए की तरह या फिर गद्दे की तरह यहाँ पे काम करेगा उस लिम्ब के लिए। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट रोल्स। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, क्या है ये, दीज आर सर्जिकल स्टेपल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, हेड में क्या कर दिया गया है, स्टेपल्स कर दिया गया है स्टेपलर से। ठीक है, आजकल इन्हें भी परफॉर्म किया जाता है, जो अपन नायलॉन्स के सूचर लगाते हैं। ठीक है, एथिलोन या फिर एथीबॉन्ड या फिर नायलॉन, तो उनको सूचर्स को आजकल कॉमनली काम में नहीं लेके इन्हें अगर काम में लेने लगे आजकल, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्जिकल स्टेपल्स। ठीक है, इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होता है इनसे इतना। और अभी जो आपको ये इमेज दिख रही है, ये क्या है, सर्जिकल स्टेपलर। ठीक है, इसके द्वारा जो है इसमें क्या है कि टोटल 35 के अराउंड यहाँ पे स्टेपल्स आती है, उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्किन स्टेपल करते हैं इससे। ठीक है, ये जो अलग अलग कोविडेंट तो क्या कंपनी है, तो इसके जैसे अलग अलग और भी कंपनी आती है, उसके यहाँ पे स्टेपलर्स देखने को मिलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सुचरिंग टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट इन द गिवन इमेज। अब देखिए सुचरिंग टेक्निक के टाइप्स भी आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सुचर्स भी पहले पूछते थे, आजकल इसके टाइप्स पूछने लगे। ठीक है, तो अभी एमसीक्यू आपके सामने है टाइप्स का, फिर मैं बताऊंगा सुचर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सुचरिंग टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट इन द गिवन इमेज। सिंपल इंटरप्टेड सुचरिंग टेक्निक, ये जो इमेज कौन सी है, सिंपल इंटरप्टेड सुचरिंग टेक्निक, वर्टिकल मैट्रेस, कंटिन्यूअस सुचरिंग, या फिर ब्लैंकेट सुचर टेक्निक। कौन सी टेक्निक है आपको सुचरिंग दिखा रही है यहाँ पे, क्या होगा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सुचर लगाए गए हैं,
इन्हें हम कहेंगे सिंपल इंटरप्टेड सुचरिंग टेक्निक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना करेक्ट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक सूचर लगाया, फिर इसकी यहाँ पे नोट लगा दी, नेक्स्ट सूचर लगाया, फिर इसको नोट लगा के कट कर दिया, फिर नेक्स्ट सूचर लगाया, इसको भी यहाँ पे नोट लगा के कट कर दिया। तो ये सिंपल सूचर है और इंटरप्टेड सूचर है, मतलब एक दूसरे इसके बीच में कोई लिंक नहीं है, तो इसे हमने क्या नाम दिया, सिंपल इंटरप्टेड सूचरिंग टेक्निक्स। अब जो सूचरिंग टेक्निक्स आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन सूचरिंग टेक्निक। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक यहाँ पे सूचर लगाया, उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू अपन आगे सूचर लगाते जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सूचरिंग टेक्निक। नेक्स्ट ये कौन सी है, वर्टिकल मैट्रेस इंटरप्टेड। ठीक है, वर्टिकल मैट्रेस इंटरप्ट का मतलब आपने समझ लिया, एक सूचर लगाने के बाद में उसको कट करना। नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रेस, तो क्या किया इन्होंने, वर्टिकली यहाँ पे सूचर लगाए हैं, नीचे से तो कंप्लीट है, ऊपर से यहाँ पे वापस स्किन के नीचे ले गए, फिर यहाँ पे लाके इसको क्या कर दिया, टाई कर दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रेस सूचर, या फिर इसे हम बोलते हैं मैट्रेस सूचर। अब इन दोनों इमेज के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक है हॉरिजॉन्टल मैट्रेस। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आपने क्या लगाए गए हैं, मैट्रेस वे में आपको सूचर लगाए गए। मैट्रेस सूचर क्या होते हैं, ये अपनी स्किन है, टीयर हो रखी है, तो सबसे पहले स्किन में अपन ने यहाँ से सूचर लिया, यहाँ से निकाला, फिर अब स्किन के यहाँ पे सुपरफिशियली अपन क्या करेंगे, सूचर लेते हैं, फिर इधर लाके टाई कर देते हैं। तो ये सूचरिंग की कौन सी टेक्निक हो गई, मैट्रेस सूचर। ठीक है, इसके अंदर इसके ऊपर से अपन टाई नहीं करते हैं, अंदर से वापस इसको टाई करते हैं। जैसे आपको लाइन दिख रही है, ऊपर से कुछ भी टाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, नीचे ऑप्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है, जो सूचर है उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस सूचर। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे टाई कर दिया, उसके बाद में कंटिन्यूसली क्या किया गया, सूचर लगाए गए हैं, इसे हमने क्या कहा, कंटिन्यूअस सूचरिंग। अब देखिए नेक्स्ट कुछ इमेज है सूचर्स की ओर। सबसे पहला वाला सूचर क्या, कौन सा है, इंटरमिटेंट सूचर। ठीक है, एक सूचर लगाया, फिर कट किया, फिर दूसरा लगाया, फिर कट किया, तीसरा लगाया। नेक्स्ट कौन सा है, कंटिन्यूअस सूचर। यहाँ पे सबसे पहले टाई किया, फिर इन्होंने क्या किया, कंटिन्यूसली आगे लेते गए। नेक्स्ट कौन सा टाइप आता है, ब्लैंकेट सूचर। तो ये एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन क्या आता है कि ये कुछ बच्चे हैं जो इसको कंटिन्यूअस सूचर नाम देके आ रहे हैं, जबकि इसका नाम क्या है, ब्लैंकेट कंटिन्यूअस सूचर। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने टाई किया, फिर इसके नीचे से नीडल को निकाला, यहाँ से उन्होंने फिर क्या किया, टाई किया, फिर इसके नीचे से नीडल को निकाला, फिर यहाँ से टाई करते हुए, इस प्रकार से टाई करते हुए इन्होंने क्या किया, कंप्लीट यहाँ पे स्किन को क्लोज किया। तो ये कौन सा टाइप हो गया, ब्लैंकेट कंटिन्यूअस सूचर। नेक्स्ट क्या है, रिटेंशन सूचर, है पूरा ही इंटरमीडिएट का, बस एक आगे जो है वो इनके बीच में रिटेंशन लगाया गया है। ठीक है, बड़े थ्रेड के यहाँ पे नायलॉन से, इसे हमने क्या कहा, रिटेंशन सूचर। और ये आपको जितने भी प्रकार के सूचर दिख रहे हैं, ये सभी लगाए गए हैं किसमें, सुपरफिशियली स्किन के अंदर। डीप के अंदर क्या लगता है, सबकट लगता है, जो किसके द्वारा लगता है, एब्जॉर्बेबल सूचर के साथ में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ओके, अभी जो आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ, ये कौन सी इमेज है, आई की। आई के अंदर क्या की गई है, कैटरेक्ट की सर्जरी की गई है, या फिर और कोई सर्जरी की गई है। तो आई के अंदर जो सूचर लगने वाले हैं वो कौन से सूचर होते हैं, ब्लैंकेट कंटिन्यूअस सूचर। देखो इस प्रकार से ये अपना क्या है, कॉर्निया पार्ट है, तो यहाँ से हमने क्या किया, सूचर लगाते हुए अपन ने कंप्लीट आई के अपन ने चारों तरफ क्या लगा दिया, सूचर लगा दिया। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैंकेट कंटिन्यूअस सूचर। कहाँ लगते हैं, आई में लगते हैं। ओके, ये भी यहाँ पे कुछ आपको अगेन सूचर्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन सूचर का क्या नाम है, मैट्रेस सूचर। ठीक है, जो अपन कॉमन मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं भाई मैट्रेस लगा दो, तो क्या हो जाता है, मैट्रेस सूचर लगाने की बात हो रही है वहाँ पे। नेक्स्ट कौन से हैं, सिंपल इंटरप्टेड सूचर। वन बाय वन अपने सूचर लगा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरप्टेड सूचर। ये कौन से हैं, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सूचर। ये कौन से हैं, कंटिन्यूअस ब्लैंकेट सूचर। और ये भी क्या है, कंटिन्यूअस सूचर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लेसेंटल इम्प्लांट्स। यहाँ पे जो प्लेसेंटा इम्प्लांट हुई है, ठीक है, प्लेसेंटा कौन सी अपनी, ये क्या है अपना प्लेसेंटा है। और ये कौन सा टाइप है इम्प्लांट का, ठीक है, प्लेसेंटा इम्प्लांट होती है। इम्प्लांट के अंदर एबनॉर्मलिटीज होती है। एबनॉर्मलिटीज कौन सी, एक्रेटा, इनक्रीटा, परक्रीटा या फिर वैसा प्रीविया। तो ये कौन सा टाइप का इम्प्लांट है, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा या फिर वैसा प्रीविया।
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, प्लेसेंटा इनक्रीटा। ठीक है, इनक्रीटा का मतलब क्या हो गया, लाइक जैसे सिंपल वे में अगर अपन समझे तो ये क्या है अपना एंडोमेट्रियम। ठीक है, इंटरनल, अब यहाँ से अपना क्या रहता है, प्लेसेंटा अटैच होना रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया मायोमेट्रियम। ठीक है, सबसे पहले एंडोमेट्रियम के यहाँ पे क्या रहता है, प्लेसेंटा अटैच रहता है, ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा यहाँ पे इन्वेड कर गया प्लेसेंटा। ठीक है, इसे हमने क्या कहा, प्लेसेंटा एक्रेटा। ठीक है, इसे हमने क्या कहा, प्लेसेंटा एक्रेटा। ठीक है, इतना दूर नहीं रहता है, बस ये स्लाइटली यहाँ पे क्या रहता है, अंदर तक आता है, इसे हमने क्या कहा, प्लेसेंटा एक्रेटा। अब इस टाइम क्या हो रहा है, इनक्रीटा के टाइम क्या हो रहा है, प्लेसेंटा है वो कंटिन्यू नेक्स्ट नियर टू द नेक्स्ट मेम्ब्रेन यहाँ तक चला जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इनक्रीटा। जो आपको इस इमेज के अंदर दिखाया गया ये क्या है, प्लेसेंटा इनक्रीटा। और परक्रीटा के अंदर क्या होता है, देखो परक्रीटा के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो प्लेसेंटा क्या करता है, कंप्लीट यहाँ पे इन्वेट कर जाता है किसके अंदर, मायोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी होती है, प्लेसेंटा परक्रीटा। पर मतलब अपनी आउटर बाउंड्रीज को भी ये आगे से आउटर बाउंड्रीज को भी ये निकल जाना, उसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा परक्रीटा। तो ये तीन कंडीशन होती है जो इमेज के अंदर आपको दिखाई गई है, ये क्या है, प्लेसेंटा इनक्रीटा। ये देख लीजिए इमेज, ये क्या है अपना डेसिडुआ, सिरोसा, यूटेराइन स्कार, और ये क्या है अपना नॉर्मल प्लेसेंटल। ठीक है, नॉर्मल प्लेसेंटा यहाँ पे क्या है, अटैचमेंट है बस किसके साथ में, फंक्शनल लेयर के साथ में, बेसल लेयर साथ में। आपको पता है एंडोमेट्रियम की दो लेयर होती है, फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर। ठीक है, बेसल लेयर के साथ में अटैच रहती है, बट अभी क्या है यहाँ पे प्लेसेंटा एक्रेटा, बेसल लेयर को भी इसने क्या किया, स्लाइटली यहाँ पे ओपन कर दिया और ये बेसल लेयर के अंदर चला गया है प्लेसेंटा। नेक्स्ट इनक्रीटा, इनक्रीटा के अंदर जो है ये यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, जो मैंने आपको इमेज में बताया था। और परक्रीटा के अंदर जो है वो इसे इस लेयर को कम्प्लीटली क्रॉस कर जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, प्लेसेंटा परक्रीटा। ठीक है, ये भी क्या कोज कर सकती है, पोस्टपार्टम हेमरेज, क्योंकि इनमें से कुछ फ्रेगमेंट जो है वो अगर यहाँ पे बच गए तो वो ब्लीडिंग कोज कर सकते हैं। ठीक है, इन कंडीशंस के अंदर, इसलिए प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होना सही से होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्स इज असेसिंग द मोटर फंक्शन ऑफ एन अनकॉन्शियस क्लाइंट। एक नर्स है वो असेस कर रही है क्या, मोटर फंक्शंस को, वो भी क्लाइंट कौन सा है, कैसा है, अनकॉन्शियस क्लाइंट है। द नर्स वुड प्लान टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू टेस्ट द क्लाइंट्स पेरिफेरल रेस्पॉन्स टू पेन। अब नर्स क्या कर रही है, क्लाइंट का पेरिफेरल रेस्पॉन्स चेक कर रही है, किसके लिए, पेन के लिए, कि उसको जो पेन का पता लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, पता लगना किसका है, जब रेस्पॉन्स होगा तो क्या करेगा, कैसा मोटा रेस्पॉन्स आएगा, पेन से दूर जाएगा पर्सन, अपना हाथ का मूवमेंट करेगा, फिर पैर का मूवमेंट करेगा। तो ये किस प्रकार से देख पाएगी नर्स, स्टर्नल रब करके, जो अपना स्टर्नम है उसके ऊपर रब करके, प्रेशर ऑन द ऑर्बिटल रिम पे प्रेशर करके, या फिर स्क्वीजिंग द स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल, या फिर नेल बेड प्रेशर। ध्यान में रखना यहाँ पे क्या आपको बताया गया है, पेरिफेरल रेस्पॉन्स चेक करना उसका, तो क्या ऑप्शन जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस बेस्ड एमसीक्यू है, प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू है। ठीक है, कौन सा रहेगा अपना करेक्ट आंसर, तो देखिए अपन इन चारों चीज़ों से अपन क्या कर सकते हैं, अपने रेस्पॉन्स अपन असेस करते हैं। ठीक है, तो बाकी के तीन तो क्या है, सेंट्रल आपको रेस्पॉन्स पता लगाने के लिए, ठीक है, सेंट्रल स्टिमुलेशन देना पड़ेगा। बट यहाँ पे अपन ने क्या करना है, अपने को पेरिफेरल रेस्पॉन्स चेक करना है। ठीक है, पेरिफेरल रेस्पॉन्स चेक करेंगे तो अपने क्या करेंगे, नेल बेड पे अपन क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। तो प्रेशर की वजह से पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, पेन की वजह से क्या होगा, स्टिमुलस मिलेगा तो वो पेशेंट क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो जब कभी आपको पूछे कि पेरिफेरल रेस्पॉन्स चेक करना है तो आपकी एक्सट्रीमिटीज पे आपको आना है, एक्सट्रीमिटीज के ऊपर आपको नेल बेड प्रेशर वगैरह ये आपको चीज़ें फॉलो करनी है, तभी क्या कर पाओगे आप, पेरिफेरल रेस्पॉन्स चेक कर पाओगे अनकॉन्शियस पेशेंट का। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच पेशेंट इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन सा पेशेंट है ऑप्शंस में से जो जिसको क्या है, यूटीआई होने के चांसेस क्या है, सबसे ज़्यादा है। ऑप्शंस क्या है अपने पास में,
ए 35-year-old woman with a fractured wrist, a 20-year-old woman with asthma, 50-year-old post-menopausal woman या फिर ए 28-year-old woman with angina, कौन सी कंडीशन में जो है वो यूटीआई होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे? क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ए 50-year-old पोस्ट मिनोपोजल वुमेन, ठीक है। पोस्ट मिनोपोजल मीन्स का क्या हो गया? जिसके मेंसेस आने, मेंसेस साइकिल आने क्या हो गए? रुक गए हैं। उसके अंदर जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होना सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि एक क्या है हमारे पास में पोस्ट मिनोपोजल वुमेन के अंदर क्या होता है? देखो, डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, ठीक है। एस्ट्रोजन लेवल पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर क्या हो जाएगा? कम रहता है। एक तो इससे क्या होता है? देखो, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से फीमेल के अंदर, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल के अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। दूसरा, ये अपना कमसीक्यू पे आते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ऑल्सो रिड्यूस लेवल ऑफ लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया का लेवल भी कम रहेगा, जो वेजाइना के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, वेजाइना को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। अब जब एस्ट्रोजन नहीं है तो क्या नहीं है वेजाइना में? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं है। अब जब बैक्टीरिया नहीं है तो वो क्या होगा? जो यूरोपैथोजेंस है वो वहाँ पे क्या है कि वेजाइना को भी क्या कर देंगे? इन्फेक्शियस कर देंगे, ठीक है। इस वजह से जो है वो पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन के अंदर यूटीआई होने के चांसेस का खतरा ज़्यादा रहता है, बजाय एक रेगुलर जिसके मेंसेस वगैरह आते हैं उस वुमेन से, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, यू हैव ए पेशेंट दैट इज रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस। आपके पास में एक पेशेंट है, उसको क्या लगाया गया है? पेरिटोनियल डायलिसिस उसके चल रहा है। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू नोटिस द रिटर्न फ्लूइड इज स्लोली ड्रेनिंग। आप नोट कर रहे हो कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस के बाद में हमको जो क्या है कि फ्लूइड वापस निकालना होता है, ठीक है। आफ्टर कुछ टाइम, कुछ आवर्स के बाद में क्या करना होता है? फ्लूइड को वापस ड्रेन आउट करना होता है। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी स्लो ड्रेनिंग हो रही है। अब नर्स, एज ए नर्स आप क्या करोगे? ठीक है, इसी प्रकार के आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे इस बार ज़्यादा, ठीक है। सीक्वेंस बेस पर आपको प्रायोरिटी ध्यान रखनी है कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे नर्स होती और मुझे ये चीज़ अगर देखने को मिलती तो मैं क्या करती यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है? आंसर देना है। ऑप्शंस क्या है अपने पास में? चेक फॉर किंक इन द आउटफ्लो ट्यूबिंग। आपको जो ट्यूबिंग के जो आउटफ्लो है वहाँ पे आपको देखना है कि वहाँ पे कोई किंक तो नहीं है, वहाँ पे कोई ट्यूब वहाँ से मुड़ी भी तो नहीं है, या फिर किसी प्रकार का रुकाव तो नहीं आ गया वहाँ पे। नेक्स्ट, राइज द ड्रेनेज बैग अबव द लेवल ऑफ द एब्डोमेन। आपका जो ड्रेनेज बैग है, जहाँ पे आपका जो डायलिसिस जो फ्लूइड है वो आ रहा है वापस, उस बैग को आपको एब्डोमेन के ऊपर आपको रखना है, ठीक है। राइज करना, उठा के रखना है। या फिर प्लेस द पेशेंट इन रिवर्स स्टैंडर्ड लंबर पोजिशन, या फिर आपका करना है रिवर्स स्टैंडर्ड लंबर पोजिशन के अंदर रखना है। या फिर आस्क द पेशेंट टू कफ, आपको पेशेंट को बोलना है कि आप कफ करिए, जिससे कि आपका क्या होगा? फास्ट ड्रेनिंग होगी। तो देखिए इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले एज ए नर्स सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कहीं से जो ट्यूबिंग का जो फ्लो है वो कहीं से रुक तो नहीं गया, ट्यूब के अंदर किंकिंग तो नहीं हो गई। अब उसके बाद में अगर ये नहीं होता है तो आपको क्या करना है? पेशेंट को आपको साइड टू साइड आपको मूव करवाना होता है, जिससे कि फ्लूइड वगैरह ड्रेन होने में थोड़ा फास्ट होगा वो,
ठीक है। अगर हो सकता है भाई फ्लूइड एक साइड से थोड़ा कम हो गया तो दूसरी साइड का फ्लूइड कंटिन्यू ड्रेन नहीं हो रहा है। A client with schizophrenia has been started on medication therapy with clozapine. एक क्लाइंट है schizophrenia का, उसने अभी क्या किया है, मेडिकेशन थेरेपी शुरू की है, किसके साथ में, क्लोजापाइन लेने के साथ में। द नर्स वुड असेस द क्लाइंट रिजल्ट ऑफ विच लेबोरेटरी स्टडी टू मॉनिटर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। अब नर्स को क्या करना है, लेबोरेटरी स्टडी करनी है इसके एडवर्स इफेक्ट को पता लगाने के लिए। किसका एडवर्स इफेक्ट, क्लोजापाइन ड्रग का, जो किस में काम में आती है, सिजोफ्रेनिया। तो एमसीक्यू नंबर 1 तो आपको यही सोल्व हो गया कि क्लोजापाइन जो है सिजोफ्रेनिया में काम में ली जाती है। अगर किसी को नहीं पता तो अपन यहाँ से आप पता लगा सकते हो। ठीक है, आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आपको खूब सारे एमसीक्यू मिले। ठीक है, जरूरत नहीं कि अगर एग्जाम पेपर में कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, लाइक आरएनसीसी के आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, वहां पे हमने 200 एमसीक्यू दिए थे प्री नोट सेट में। अब 200 एमसीक्यू में भी आपको क्या, एक जैसे ये एमसीक्यू बना हुआ है तो यहाँ पे क्या आपको पता लग गया, क्लोजापाइन ड्रग देते हैं सिजोफ्रेनिया में। तो इस प्रकार से आप खुद अपने एमसीक्यू बना सकते हो, आप खुद अपने नोट्स बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप प्रिपरेशन कीजिएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन से। तो देखिए कौन से लेबोरेटरी टेस्ट आपको पता करने होंगे अगर आप क्लोजापाइन देते हो किसी पेशेंट को। तो लीवर फंक्शन टेस्ट कराओगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल दोगे, व्हाइट ब्लड सेल काउंट करोगे या फिर प्लेटलेट काउंट करोगे। तो देखिए सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड ड्रग कौन कौन सी होती है, एंटी साइकोटिक ड्रग। तो एंटी साइकोटिक कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है टिपिकल, दूसरी होती है एटिपिकल। एटिपिकल वाली कैटेगरी में कौन सी आती है, जो न्यूली डिस्कवर की हुई ड्रग रहती है वो। एंड टिपिकल में क्या रहती है, ओल्ड ओल्ड साइकेट्रिक ड्रग, ओल्ड एंटी साइकोटिक ड्रग किसमें आती है, टिपिकल में। अब टिपिकल में काम में आने वाली ड्रग्स की बात करें तो देखिए टिपिकल में कौन कौन सी आती है, हेलोपेरिडोल। ठीक है, उसके बाद में और क्या देख सकते हो, क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, इस प्रकार की ड्रग कौन सी है, टिपिकल, क्योंकि ये पुरानी है, ओल्डेस्ट है। अब न्यू की बात करते हैं तो क्या आएगा, क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, रेस्पिरिडोन। ब्रीफ डिस्कशन में अगेन यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कंप्लीट एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है वो प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखी है। ठीक है, थंबनेल जाके देखोगे आरएनसीसी का तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि एंटीसाइकोटिक कौन से वीडियो लेक्चर में पढ़ाई हुई है। ठीक है, और इनसे बनने वाले हर तरह के मैंने एमसीक्यू सोल्व करा दिए हैं, आपको अपने नोट्स वगैरह पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, एक बार आप इसका देख लोगे तो। ठीक है, और अपने खुद के अगर नोट्स बनाना, अगर नोट्स नहीं है तो आप डायरेक्ट आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी ड्रग है, एटिपिकल। एक एमसीक्यू और तैयार हो गया कि क्लोजापाइन कौन सी ड्रग है, एटिपिकल। ठीक है, अब देखिए क्लोजापाइन ड्रग की मैं बात करता हूं तो क्लोजापाइन ड्रग क्या करवाती है, एग्रेन्युलोसाइटोसिस। क्या होता है इसका एडवर्स इफेक्ट, इसलिए क्लोजापाइन वाले पेशेंट का अगर आपको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको क्या करना है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट को डिक्रीज करता है, इसलिए आपको क्लोजापाइन को ध्यान में, क्लोजापाइन के साथ में व्हाइट ब्लड सेल काउंट आपको करवाने हैं। तो ये बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है, एग्रेनुलोसाइटोसिस कोज करवाती है। नेक्स्ट देखिए ओलेंजापाइन। ओलेंजापाइन से भी एमसीक्यू क्या बनता है कि ये क्या करवाती है, वेट गेन। तो ऐसी कौन सी साइकेट्रिक ड्रग है, एंटी साइकोटिक ड्रग है जो वेट गेन करवाती है। और या फिर वेट गेन आपको एमसीक्यू में नहीं देके आपको दे देंगे कि एक थिन पर्सन है और उसको एंटी साइकोटिक ड्रग देनी है, तो थिन पर्सन को कौन सी ड्रग दोगे, ऑप्शन में आपको दे देंगे क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन। तो आपको क्या करेक्ट करना है, ओलेंजापाइन, क्योंकि ये क्या करवाती है, वेट गेन। ठीक है, मोटापा करवाती है पेशेंट में, इसलिए ओबेसिटी वाले पेशेंट में इसको कॉन्ट्राइंडिकेट रखना है क्योंकि वो ऑलरेडी मोटा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट और क्या एमसीक्यू बनता है, देखो ईपीएस हाईएस्ट किससे देखने को मिलता है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल में भी मोस्ट कॉमन कौन सा, हेलोपेरिडोल। ठीक है, जो आपको मैंने कल की एमसीक्यू क्लास में आपको पता लग गया होगा अगर आपने वो लिया है तो। ठीक है, तो इस एमसीक्यू का अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, व्हाइट ब्लड सेल काउंट आपको पता लगाना है अगर आप क्लोजापाइन ड्रग दे रहे हो तो। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ईच कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक शुड हैव। ईच कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक को वहां पे उनके पास में क्या होना चाहिए, तो देखिए 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए वहां पे, या फिर 2 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 3 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या फिर 4 कम्युनिटी
हेल्थ सेंटर, क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर? ठीक है, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक पे क्या होना चाहिए? तो देखिए, इसका एमसीक्यू देने से पहले आपको ये समझना होगा कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक क्या होता है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक किसके अंदर काम करता है? तो सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, किसके अंदर काम करता है? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करता है। और इस ब्लॉक के अंदर कितने विलेज आते हैं? विलेज कवरिंग 100, ठीक है, 100 विलेज कवर करता है कौन? एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, या फिर 1 लाख पॉपुलेशन। और इसको हेड कौन करता है? इसको हेड कौन करता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो इस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अंदर यहाँ पे एक एक ईच कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के पास में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो सीएचसी तो वहां पे होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीएचसी तो इनके पास में होना चाहिए हर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक पर। अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शुड रिक्वायर्ड फॉर ईच कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। नेक्स्ट एमसीक्यू, what should the nurse do to assess the neurovascular status of an extremity casted from ankle to thigh? ठीक है, अगर ये किसी पर्सन का लेग है तो उसका क्या हो गया? एंकल टू, और ये इसका थाई, ठीक है, ये क्या है? नी। एंकल टू थाई तक उसके क्या किया गया है? कास्ट लगाया गया है। तो अब आप उसका न्यूरोवास्कुलर स्टेटस कैसे पता लगाओगे? ठीक है, आपको अगर देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होता है ना, तो आपको थोड़ा ऐसे इमेजिनेशन अपनी बना लेनी चाहिए, इजी होगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो आपको अब इजीली पता लग गया होगा, अब आपके इजीली आप एक्सक्लूड कर पाओगे ऑप्शंस को। तो देखो, पाल्पेट द फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी तो कहाँ हो गई? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थाई का पार्ट ये वाला बचता है, मतलब क्या बताया, थाई टू एंकल यहाँ पे लगाया गया है, तो फीमोरल आर्टरी यहाँ हो गया। तो इसके ऊपर का तो पहले से ओके है, तो फीमोरल आर्टरी का पार्ट तो वैसे भी अच्छा ही रहेगा, वहां पे तो ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी ना। तो आपको क्या करना है? एक्सट्रीमिटी का आपको पता लगाना है। एक्सट्रीमिटी का यहाँ से आप कैसे पता लगाओगे? ये तो अपना ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, असेस फॉर पॉजिटिव होमान साइन। अब पॉजिटिव होमान साइन आप पता लगाते हो काफ मसल्स के लिए डीवीटी में। तो देखो, अब जब कास्ट लगा हुआ है तो आप किस प्रकार से एक्सटेंशन फ्लेक्शन कर पाओगे लेग का? ठीक है, वो तो होगा नहीं कास्ट के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे गलत हो गया। कंप्रेस एंड रिलीज द क्लाइंट्स टोनिल्स, ठीक है, ये अपन थोड़ा रखते हैं रिव्यू के लिए। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू फ्लेक्स एंड एक्सटेंड द री, ये भी नहीं होगा क्योंकि कास्ट लगा हुआ है पेशेंट की एक्टिविटीज पे। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया अपना? कंप्रेस एंड रिलीज द क्लाइंट्स टोइनिल, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट भी आंसर बता सकता था, बट थोड़ा आपको अप्रोच कैसे करना है एमसीक्यू को, वो मैं थोड़ा आपको सिखाना चाहता था। इस प्रकार से आप एमसीक्यू का अप्रोच करोगे तो आपका सिलेक्शन ईजी रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी कंट्रोल रहेगी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, क्या है? फिंगर से लेग की, तो यहाँ पे आप क्या करना है? कैपिलरी बेड प्रेशर आपको पता लग जाएगा अगर आप अपनी टो को यहाँ पे प्रेशर लगाओगे, वापस वो कितने टाइम में कैपिलरी फिलिंग होती है, ठीक है। तो लेस देन 3 सेकंड तक ये नॉर्मल होता है। तो इतना कंप्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे क्लाइंट के टो के नेल को, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि ब्लड सर्कुलेशन कैसा है। तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, टॉपिक डिस्कशन भी अच्छा लगा होगा, और